हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जो कांग्रेस हरियाणा में आसानी से 60 सीट तक जीतती हुई दिख रही थी वो हार कैसे गई। तो इसके पीछे दो मुख्य कारण है और वो ऐसे कारण हैं जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है वही कमजोरी में तब्दील हो जाती है। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस के पास कोई बीजेपी जैसा संगठन नहीं है या फिर आरएसएस जैसी कोई ताकत कांग्रेस के पीछे नहीं है। कांग्रेस का जो मजबूत पक्ष है वो उनके स्थानीय नेता हैं, यानी कि राज्यों में लोकल स्तर पर कांग्रेस के पास मजबूत चेहरे होते हैं। उनके बदौलत कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ती आई है। जब भी केंद्र में चुनाव होता है यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में कांग्रेस विधानसभा के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है क्योंकि उसमें लोकल नेताओं का कोई अपना निजी हित नहीं होता है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें जो कांग्रेस के दिग्गज नेता होते हैं उस राज्य में वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और उसके लिए वो गोलबंदी शुरू कर देते हैं। इन सब के बीच जो चुनाव का मुख्य प्रबंधन होता है उस पर से ध्यान कांग्रेस पार्टी का कम हो जाता है और कांग्रेस वहीं चुनाव हार जाती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के पास दो बड़े नेता थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। दोनों के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही थी। नतीजा क्या हुआ आप सभी को पता है कि इसी खींचतान में कांग्रेस बस जीतते जीतते रह गई। उसी तरीके से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव थे छत्तीसगढ़ में। जब टीएस सिंहदेव लगातार मोर्चा खोले हुए थे भूपेश बघेल के खिलाफ और वही भीतर घात हुआ और वहां पे जो छत्तीसगढ़ एकदम मेजोरिटी से जीतती हुई नजर आ रही थी कांग्रेस, वो छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस हार गई थी। अब आ जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में दरअसल कांग्रेस के पास तीन बड़े नेता थे। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के बड़े नेता कहे जाते हैं और वाकई में वो सर्वमान्य नेता अभी जाटों के हैं। हरियाणा के अंदर जाटों की आबादी हरियाणा में लगभग 22 से 25% के बीच मानी जाती है। दूसरे नंबर पे कुमारी शैलजा थी जो कि दलित समुदाय से आती हैं और कुमारी शैलजा को एक समय सोनिया गांधी का हमसाया भी कहा जाता था, यानी कि सोनिया गांधी के से मिलने के लिए कुमारी शैलजा से मिलना होता था। इस तरीके की पहुंच कुमारी शैलजा की थी। और हरियाणा में जो दलितों की आबादी है वो भी लगभग 20-22% है। चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरियाणा में लग रहा था कि उनकी ही सरकार आ रही है, तब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं वो मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी लगातार ठोक रहे थे। इससे हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर कई सारे फॉल्ट लाइन खुल गई, कई सारे मतभेद उभर के सामने आ गए। सबसे नुकसान तो कुमारी शैलजा के उम्मीदवारी को लेकर हुआ, जब एक तरफ जाट समुदाय के नेता और जाट समुदाय ने एक तरीके से यह प्रचार कर दिया कि बस अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। इससे जो कुमारी शैलजा के समर्थक थे वो काफी निराश हुए और उन्होंने एक तरीके से कहें कि कांग्रेस की तरफ से मुंह मोड़ लिया। यहां तक कहा जाता है कि कुमारी शैलजा ने पहले 12-15 दिन तक तो चुनाव प्रचार में भाग भी नहीं लिया। बाद में जब मान मनोबल हुई तब कुमारी शैलजा प्रचार में उतरी। लेकिन इन सबके अलावा एक बड़ा फैक्टर था हुड्डा सरकार में। जो पिछली बार जो हुड्डा की सरकार थी उसमें मिर्चपुर कांड हुआ था, दलितों के ऊपर काफी सारे हमले हुए थे, अत्याचार हुआ था। उसमें एक दलित नाबालिग लड़की को भी जला दिया गया था, एक बुजुर्ग की भी आग में जलने से मौत हो गई थी और आरोप लगा था कि हुड्डा सरकार ने उस कांड में लिप्त अपराधी जो कि शायद जाट बिरादरी से थे उनको बचाने में अहम रोल अपनाया है। अब दलित समुदाय के बहुत सारे लोगों के मन में यह बात ठिठकने लगी थी कि दोबारा से अगर हुड्डा आते हैं सरकार में तो उनके ऊपर कहीं पुराना मिर्चपुर जैसा कोई हालात ना बन जाए। दरअसल कांग्रेस के पास जो परंपरागत वोटर थे हरियाणा में वो केवल दो ही समुदाय के थे, जाट और दलित। यहां से दलितों में कुछ मोह भंग हुआ और दलित छिटक गए। हरियाणा में ओबीसी पे दाव कांग्रेस किसी भी तरीके से नहीं लगा सकती थी क्योंकि ओबीसी
चेहरा ऑलरेडी बीजेपी ने दे रखा था, यानी ओबीसी वोट बैंक में कोई टूट नजर नहीं आ रही थी। तो ये एक सबसे घातक जो काम हुआ हरियाणा में कांग्रेस के लिए, वो रहा दलितों की नाराजगी। भले कांग्रेस के नेता ईवीएम पे दोष दें, लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को जरूर मानते हैं कि इसी ईवीएम से हिमाचल प्रदेश वो जीते, इसी ईवीएम से वो लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किए, कर्नाटक में जीते, उनकी सरकार कर्नाटक में बनी, तमिलनाडु में गठबंधन में उनकी सरकार बनी है, ममता बनर्जी विपक्ष की बड़ी नेता हैं, उनकी सरकार चल रही है। तो ऐसा नहीं है। तेलंगाना में भी आप लोगों ने देखा होगा बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो भले ईवीएम पे कुछ समय के लिए दोष देके कांग्रेस अपनी इस हार को छुपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दरअसल कांग्रेस का आप जब पैटर्न देखेंगे तो हर राज्य में कांग्रेस के पास 2-3 ऐसे बड़े नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हर बार कांग्रेस को नुकसान पहुंचवा देते हैं। मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया, मैंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, मैं मध्य प्रदेश का आपको उदाहरण दे सकता हूं जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में खींचतान चल रही थी। उस समय भी ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग देखिए कर्नाटक में, वहां पे सिद्धरमैया और वो एक और हैं जो वो कलिंगा समुदाय के जो बड़े नेता हैं, मैं उनका उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में खींचतान काफी लंबे समय से रही है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग देख ही रहे हैं कि सुक्खू और जो वीरभद्र सिंह की फैमिली है उनके बीच में किस तरीके की दरार है। बीजेपी में भी इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब उदाहरण के लिए हम बीजेपी की बात करें तो यूपी में आप देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, इन दो बड़े नेताओं के बीच में खींचतान लगातार चल रही है। इसके अलावा यूपी में बड़े ब्राह्मण नेताओं के बीच में भी खींचतान चल रही है बीजेपी के अंदर कि उनको इतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी बताई जाती है 11-12% के आसपास, राजपूतों की आबादी 7-8% बताई जाती है, और जो ओबीसी है उसके बारे में क्या ही कहना, 50% के आसपास ओबीसी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, 50 नहीं करें 45 तो कर ही सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्थानीय नेताओं की आपस की लड़ाई। लेकिन बीजेपी में एक अनुशासन वाला जो सिस्टम है कि उसमें किसी को नहीं पता है कि कब कौन मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव को बनाया गया, कौन जानता था? मोहन यादव को कोई मतलब 1% के लिए भी लेके नहीं चल रहा था कि मोहन यादव को बीजेपी मुख्यमंत्री भी बना सकती है मध्य प्रदेश में, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने इतनी मेहनत की थी, उनकी योजना जो लाडली बहना योजना थी, जिस तरीके से उसने काम दिखाया। तो ये सारी प्रॉब्लम कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन के आई है। कांग्रेस की जो ताकत है, जो स्थानीय उनके नेता हैं, जो अलग अलग जातियों से आते हैं, जो वोट इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा ही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन जा रही है, जो कि हरियाणा में हुआ। अब कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई ईवीएम का ये हो गया, बैटरी फुल चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमने सारा अपना प्रबंध कर रखा है कि हम अपना काम कर लेंगे। दरअसल देखिए ये सब इधर उधर की बात है। सही मायने में आप देखिए वोटिंग पैटर्न अगर आप देखिएगा तो बीजेपी के भी वोट परसेंटेज में लगभग 2% के आसपास इजाफा हुआ है और उसकी 7 सीट बढ़ी है। कांग्रेस के वोट परसेंट में लगभग 12% का इजाफा हुआ है और कांग्रेस की लगभग 10-12 सीट बढ़ी है। अब लोग कह रहे हैं कि जो दुष्यंत चौटाला को जो पिछली बार वोट मिला था 12-14%, वो वोट कहां गया? वो वोट उनको नहीं मिला तो वो वोट कहां गया? दरअसल आप लोग समझिए, दुष्यंत चौटाला को पिछली बार जो जाट वोट मिले थे, दुष्यंत चौटाला को कोई और अन्य वोट नहीं मिला था। अगर कोई इस गलत फहमी में है कि दुष्यंत चौटाला को दलितों ने वोट दिया था पिछली बार, जो उप मुख्यमंत्री बने थे उनको दलितों ने वोट दिया था, ओबीसी ने दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। दुष्यंत चौटाला शुद्ध रूप से जाट वोटों की ही राजनीति करके वहां तक पहुंचे थे। इसी की वजह से कांग्रेस पिछली बार इतनी पिछड़ गई थी। इस बार कांग्रेस जाट वोटों को तो अपने साथ ले आ पाने में सफल रही, लेकिन उससे जो दलित वोटर था वो छिटक गया। आप समझिए कि दलितों के लिए जिस तरीके का कैंपेन बीजेपी ने चलाया वो कहीं ना कहीं काम कर गया।
दलितों को मेचपुर कांड याद दिलाया बीजेपी ने। तमाम सोशल मीडिया पे इस तरीके के पोस्टर शेयर किए गए कि जिस तरीके से हुड्डा की पिछली सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली सरकार में दलितों के ऊपर हमले हुए थे, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था, और न्याय मांगने के लिए दलित आधे कपड़े में हरियाणा से दिल्ली कूच किए थे, उसकी वीडियोज भी है, उसके आर्टिकल भी हैं कि दलित बिरादरी, जो कि सरकार हरियाणा में भी उन्हीं की थी और सरकार दिल्ली में भी उन्हीं की थी, यानी यूपीए 2 था उस समय, और हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, यानी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। और कुमारी शैलजा एक पावरफुल मिनिस्टर थी, पावरफुल नेता थी। उस समय दलितों को न्याय नहीं मिला, तो अब तो खैर कौन न्याय दिलवाएगा, ये बात दलितों के मन में थी। दलितों के मन में यह डर था कि हुड्डा के वापस आने के बाद हो सकता है उनके ऊपर प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ जाए, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को हरियाणा के अंदर उठाना पड़ा है। तो कुल मिलाके यही था माहौल हरियाणा के अंदर, और कुछ नहीं था। लेकिन खैर कांग्रेस आगे क्या करती है क्या नहीं करती है, उस पर हम लोग देखेंगे कि आखिर कांग्रेस के सामने अब 2 और इलेक्शन है, झारखंड का है और महाराष्ट्र का है। इसमें कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को सही तरीके से फाइट में रखती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। नजर बनी रहेगी हमारी, आप लोग बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।